इस बार भी ये विधानसभा चुनाव में यदि कोई अतिशयोक्ति नहीं हुई तो इन 9 की 9 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के आमने सामने की टक्कर होगी। अब छाया मुख्यमंत्री इसलिए कहा जाता है ना कि वो अभी भी मनोहर लाल जी के साए से बाहर नहीं निकल पाए। तभी तो कल जब अमित शाह पंचकुला आए तो उनको ये कहना पड़ा कि हमारा अगला चेहरा नायब सिंह सैनी होगा। 2018 में जब जींद उपचुनाव हुआ था तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चमत्कार था कि जाट बेल्ट में जहां इनेलो जीतती है या कांग्रेस जीतती है वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उपचुनाव में जीत गया। करण सिंह दलाल को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। करण दलाल हुड्डा के समधी भी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, तो वहां बिल्कुल अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। कृष्णपाल गुर्जर यहाँ के सशक्त नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन इस बार वो सशक्त तभी तक हैं जब तक उनके साथ मोदी नाम जुड़ा हुआ है तो मनोहर लाल जी की जितनी भी योजनाएं हैं वो सुधारवादी योजनाएं हैं, लेकिन उन सुधारवादी योजनाओं को लागू कर देना और उनका क्रियान्वयन कराना, इन दोनों बातों में अंतर है। आप ये लगाइए, फरीदाबाद नगर निगम में 5 ऐसे केस हुए हैं जिसमें प्रॉपर्टी आईडी में 20-20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों कर्मचारी पकड़े गए। जिसका काम नहीं पड़ा प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के, मैं उसकी तो कहता नहीं, लेकिन जिसका काम पड़ा है और एट ए टाइम काम पड़ा है उसको रिश्वत देनी पड़ी है। देखिए, फरीदाबाद में इनेलो, जजपा, यहाँ तक कि बसपा तक का भी कोई प्रभाव नहीं है। हमारे यहाँ जो सीधी टक्कर होगी वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही होगी 9 की 9 सीट पर। चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 5 सीटें जीत भी ली हैं और 5 सीटें हारी है, लेकिन 5 सीटें जीतने का उनके अंदर कोई ऐसा उल्लास नजर नहीं आता। कोई ब्लंडर ना हुआ तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। करण सिंह दलाल के सामने और कोई चारा भी नहीं है इस समय, और करण सिंह दलाल को ये आभास भी है कि हरियाणा में आने वाली जो सरकार है वो कांग्रेस की है। देखिए, अभी तक विपुल गोयल और कृष्णपाल गुर्जर के आपसी जो संबंध हैं बहुत कटु हैं। देखना ये हुआ, विपुल गोयल को अगर टिकट मिलती है तो वो किसी भी सीट से, यहाँ फरीदाबाद में किसी भी सीट से, मेरा मतलब है कि फरीदाबाद से भी जीत सकते हैं, बल्लभगढ़ से भी जीत सकते हैं, और मेरी अपनी व्यक्तिगत अवधारणा तो ये है कि वो पलवल से भी जीत सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हमारे साथ है फरीदाबाद से वरिष्ठ पत्रकार ब्रिजेंद्र बंसल जी। आज हम इनसे जानेंगे विधानसभा चुनाव के बारे में। लोकसभा चुनाव बीत चुके हैं, बीजेपी से कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीत चुके हैं, और आज हम जानेंगे यहाँ की विधानसभाओं के बारे में, पलवल जिले की और फरीदाबाद जिले की। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सर बताइए, फरीदाबाद जिले की जो विधानसभाएं हैं उनके बारे में बताइए कि कांग्रेस और बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहने वाला है, कौन कौन उनके चेहरे हो सकते हैं, सबसे पहले यही बताइए। देखिए, 2 जिले हैं, फरीदाबाद और पलवल, और ये दोनों ही जिले फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के हिस्सा हैं। पलवल में विधानसभा की 3 सीट है, हथीन, होडल और पलवल। फरीदाबाद में विधानसभा की 6 सीट हैं, टिगांव, बड़कल, फरीदाबाद, एनआईटी, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद, एक पृथला। इन 6 सीटों पे इस बार यदि हम लोकसभा के चुनाव की बात करें कि लोकसभा चुनाव में क्या नतीजे रहे, तो पूरे 9 सीटों में हथीन सीट पर कांग्रेस जीती है, होडल सीट पे कांग्रेस जीती है, पृथला सीट पे कांग्रेस जीती है। बाकी जो फरीदाबाद की सीटें हैं उनमें पृथला सीट कांग्रेस जीती है, और पलवल बीजेपी जीती है पलवल की, और फरीदाबाद की जो 5 सीटें हैं वो बीजेपी जीती है। तो इस तरीके से जो 6 और 3 सीटों का इनका दायरा रहा है। इस बार भी ये विधानसभा चुनाव में यदि कोई अतिशयोक्ति नहीं हुई तो इन 9 की 9 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के आमने सामने की टक्कर होगी। अब आमने सामने की टक्कर में इस समय यदि हम कहें कि विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे रहेंगे, वो चुनाव के दौरान किस तरह कौन कैंडिडेट आएगा, कांग्रेस से कौन आएगा, बीजेपी से कौन आएगा, तब उसका आकलन किया जा सकता है। लेकिन आज की तारीख में अगर हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती
लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने खड़ी कर दी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी को पलवल में तो बहुत बड़ी चुनौती मिलेगी, हतीन में बहुत बड़ी चुनौती इसके है। पीछे अगर हम कारण देखें तो उसके बारे में बताइए। देखिए, कारण तो एक जो लोकसभा चुनाव में बदलाव का माहौल बना वो काफ़ी हद तक बहुत ऊंचाई पर चढ़ा। बदलाव के लिए लोगों ने जो हाइप क्रिएट की, वो हाइप बहुत ऊंचाई पर गई। और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, वो भारतीय जनता पार्टी की या नरेंद्र मोदी की हो सकता ना हो, लेकिन वो हरियाणा सरकार की और जो स्थानीय प्रत्याशी होते हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर जरूर है। तो वो सत्ता विरोधी लहर ही हार के कारणों पे जाती है या चुनौती जो मिलती है वो उसी वजह से मिलती है। अब उसमें कितना ये मैनेजमेंट कर पाएंगे बीजेपी वाले, ये एक अलग देखने की बात है। लेकिन फिलहाल बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो हरियाणा की 5 सीटें हारने के बाद, चाहे बेशक भाजपा ने 5 सीट जीती हैं, लेकिन हरियाणा में 5 सीट जो हारे हैं और जिन सीटों पर जीते हैं वहाँ भी कांग्रेस का जो माहौल बना है उससे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है। और इसके लिए यदि मैं आपको पिछले उदाहरण से एक कारण बताऊं तो 2018 में जब जींद उपचुनाव हुआ था तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चमत्कार था कि जाट बेल्ट में जहां इनेलो जीतती है या कांग्रेस जीतती है वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उपचुनाव में जीत गया। और उसके सामने भी रणदीप सुरजेवाला जैसे, दिग्विजय सिंह चौटाला सिंह जैसे दिग्गज नेता थे। और वहाँ से जब भाजपा का कैंडिडेट जीत जाता है तो उसके बाद फिर इन्होंने नगर निगम के 5 नगर निगम के चुनाव कराए और 5 नगर निगम के चुनाव में, जिनमें रोहतक, करनाल, पानीपत, यमुनानगर, हिसार, इन 5 सीटों पर, 5 नगर निगम पर बीजेपी की जीत हुई। तो वो चमत्कार के ऊपर चमत्कार हो गया। और चमत्कार के ऊपर जब चमत्कार हुआ तो इन्होंने नारा दिया 75 पार का। वो कॉन्फिडेंस पैदा किया कार्यकर्ताओं में कि सब कुछ बेकार है, हम 75 पार कर रहे हैं। अब उस 75 पार का जो सबसे बड़ा असर हुआ वो साउथ हरियाणा और जीटी रोड बेल्ट पे हुआ। साउथ हरियाणा और जीटी रोड बेल्ट में अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो ये दक्षिण हरियाणा का हिस्सा है। और दक्षिण हरियाणा की 9 सीटों में से तब 2019 में केवल 2 ही सीटें ये गंवा पाए। उसके बाद 7 सीटें बीजेपी के पास आ गई। यहाँ तक कि हतीन, जो बिल्कुल मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है, उस पर भी बीजेपी का कैंडिडेट हिंदू जीत गया। होडल सीट पर, जहाँ आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का जो उदयमान का अपना गृह क्षेत्र है, वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट जीत। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं करण सिंह दलाल, उनके सामने भी दीपक मंगला बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए। पूरी तीनों की तीनों सीटों पर पलवल की बीजेपी जीत गई। पृथला में भी जो कैंडिडेट जीते वो बीजेपी के बागी उम्मीदवार थे नैनपाल रावत। वो इसलिए जीते कि उनकी टिकट काट दी गई थी, उनके साथ सिंपैथी लहर जुड़ी। और बाकी एक एनआईटी विधानसभा सीट को छोड़ दें, वो 2800 वोटों से बीजेपी का कैंडिडेट हारा। बाकी सारी सीटें ये बीजेपी ने बहुत अच्छे मार्जिन से, बहुत अच्छे वोट से जीत ली। अगर हम दोनों जिले की विधानसभा वाइज अगर हम विश्लेषण करें तो आप उनके एक एक करके विश्लेषण के बारे में बताइए कि क्या जातीय समीकरण है और वहां पर किसका समर्थन ज्यादा है। देखिए, अगर हम तिगांव विधानसभा सीट लेते हैं फरीदाबाद जिले की, तिगांव विधानसभा सीट में गुर्जर बाहुल्य सीट है ये। इस गुर्जर बाहुल्य सीट में अभी बीजेपी के कैंडिडेट राजेश नागर वहाँ विधायक हैं और राजेश नागर के सामने ललित नागर खड़े होते हैं कांग्रेस के। अगर इन दोनों की आमने सामने की टक्कर होती है तो आने वाले समय में हम ये मान करके चलते हैं कि इस चुनाव में इन दोनों का बहुत कड़ा मुकाबला होगा, बहुत कांटे की टक्कर होगी। और सर्वे के आधार पर दोनों ही कैंडिडेट का बहुत ही कांटे का मुकाबला है। उसके बाद अगर हम पृथला विधानसभा सीट पर चले जाएं तो वहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट रघुवीर सिंह तेवतिया इस लोकसभा चुनाव में भी 8000 वोटों से उन्होंने सीट में विजय दर्ज की है और वो आगे हैं।
फिर हम दूसरे छोर पर चले जाएं बड़कल विधानसभा सीट पर। बड़कल में निश्चित तौर पर इस बार 36,000 वोटों की लीड लोकसभा सीट में बीजेपी ने ली है, लेकिन बीजेपी के लिए वहाँ से शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा उम्मीदवार हैं। उनके लिए उनके सामने जो महेंद्र प्रताप जी कांग्रेस के लोकसभा में उम्मीदवार रहे, उनके बेटे विजय प्रताप उम्मीदवार रहने वाले हैं, या उनकी जगह कोई और भी आया तो बहुत आसान नहीं होगा बड़कल में। ऐसे एनआईटी विधानसभा सीट में भी स्थानीय विधायक है नीरज शर्मा, उनके सामने बीजेपी किसको लेकर के आती है, बीजेपी का भी कोई उम्मीदवार वहाँ बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं है। नगेंद्र भड़ाना को पिछली बार टिकट दी तो अब की बार टिकट देंगे नहीं देंगे ये कंफर्म नहीं है। बल्लभगढ़ विधानसभा सीट पर उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा है, लेकिन उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा के सामने वहाँ शारदा राठौर बहुत बड़ी चुनौती पेश कर सकती हैं। जीत हार का अंतर तो अभी जब माहौल बनेगा तब की बात है। ऐसे ही फरीदाबाद विधानसभा सीट पर जो भाजपा के उम्मीदवार हैं या इस समय विधायक हैं नरेंद्र गुप्ता, उन नरेंद्र गुप्ता की एंटी इनकम्बेंसी खुद की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, उतना उनका यहाँ समीकरण भी नहीं है। तो उनके सामने कौन आता है? कांग्रेस के लखन सिंगला आते हैं या बलजीत कौशिक आते हैं? अगर बलजीत कौशिक कांग्रेस की तरफ से आते हैं तो बीजेपी के लिए ये सीट बचाना कोई आसान काम नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा जी। पलवल जिले के बारे में और बताइए। पलवल में देखिए हातीन विधानसभा सीट पर वहाँ अगर एक मुस्लिम खड़ा होता है कांग्रेस का इजराइल खान और 2 जाट खड़े होते हैं तो फिर वो कांग्रेस के पक्ष में चली जाएगी। अगर पिछली बार की तरह 2019 में जैसे एक भीमसिका खड़े हुए थे वहाँ, तो 2 मुस्लिम खड़े हो जाते हैं या 3 मुस्लिम खड़े हो जाते हैं तो फिर वो सीट हिंदू के दायरे में भी आ सकती है। होडल विधानसभा सीट पे बहुत बड़ा जोर रहेगा इस बार। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान वहाँ चुनाव लड़े। इस बार तो खाली 566 का लोकसभा के चुनाव के दौरान केवल 566 की लीड रही है, बिल्कुल माइनर लीड कह सकते हैं आप इसको। लेकिन वहाँ अगर बीजेपी ने कोई कैंडिडेट ऐसा उतारा कि जो उदयभान के वोटों पे भी क्रॉस मार सकें तो फिर उदयभान के लिए एक चुनौती खड़ी होगी, वरना तो अभी वहाँ उदयभान ही सशक्त हैं। पलवल में भी ये ठीक है कि पलवल में इस बार करण सिंह दलाल अपने कांग्रेस प्रत्याशी से नाराज थे तो वो उन्होंने उतना काम नहीं किया। दीपक मंगला की खुद की भी एंटी इनकम्बेंसी है इस समय जो वहाँ बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन करण सिंह दलाल खुद वहाँ बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। करण सिंह दलाल को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। करण दलाल हुड्डा के समधी भी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, तो वहाँ बिल्कुल अतिरिक्त प्रयास करते होंगे। अगर हम देखें रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व ज्यादा रहता है, अहीरवाल में राजेंद्रजीत सिंह का नजर आता है, तो फरीदाबाद में किसका प्रभाव ज्यादा देखते हैं आप? देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल से सांसद रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर। फरीदाबाद की 9 विधानसभा सीटों पर तो कृष्णपाल गुर्जर ही एक बड़े नेता हैं, और उनके सामने यदि हम कहें कि कांग्रेस में कोई बहुत बड़ा नेता है तो कांग्रेस में एक जॉन तक सीमित रह जाते हैं। जैसे महेंद्र प्रताप सिंह को हम कहेंगे तो बढ़ानपुरी तक सीमित रह जाते हैं। करण सिंह दलाल को यदि हम कहेंगे तो पलवल जिले तक सीमित रह जाते हैं। कोई पैन लोकसभा क्षेत्र का, पूरी लोकसभा क्षेत्र का उनके पास एक बड़ा नेता या बड़ा चेहरा नहीं है, मजबूत चेहरा नहीं है। तो कृष्णपाल गुर्जर यहाँ के सशक्त नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन इस बार वो सशक्त तभी तक हैं जब तक उनके साथ मोदी नाम जुड़ा हुआ है। उनके साथ यदि हरियाणा स्टेट की बीजेपी सरकार का नाम जुड़ता है तो फिर वो भी वहीं आकर के खड़े हो जाते हैं। वो अपने तिगांव, फरीदाबाद, बड़कल यहाँ तक ही सीमित दायरे में जहाँ पे उनकी जाति प्रभाव। जी। अगर हम देखें हरियाणा में मुख्यमंत्री का बदलाव होना, मनोहर लाल से नायब सैनी का आना, क्या प्रभाव नजर आया इस इलेक्शन का? ये मुझे क्या, आप किसी से भी बात करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नज़र नहीं आया। देखिए जब कोई चेहरा बदलते हैं तो मोहरा भी बदलते हैं। हरियाणा के जितने भी मोहरे हैं, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, डीजीपी हैं, नायब सैनी को छाया मुख्यमंत्री कहा जाता है। हाँ, छाया मुख्यमंत्री इसलिए कहा जाता है ना कि वो अभी भी मनोहर लाल जी के साए से बाहर नहीं निकल पाए। तभी तो कल जब अमित शाह पंचकुला आए तो उनको ये कहना पड़ा कि हमारा अगला चेहरा
नायब सिंह सैनी होगा। अब नायब सिंह सैनी को भी हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या हरियाणा के मतदाता पचा पाते हैं या नहीं पचा पाते, क्योंकि अब तक तो कन्फ्यूजन था कि भाई चुनाव चलो ये नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ेंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह को बना दें, हो सकता है राव कृष्णपाल गुर्जर को बना दें, हो सकता है कैप्टन अभिमन्यु को बना दें, हो सकता है किसी और को दोबारा से ही मनोहर लाल को हरियाणा की बागडोर दे दें। लेकिन अमित शाह कुछ कह करके गए हैं तो उसके मायने रहेंगे, उस मायनों को तो अलग नहीं ले जा सकते। जैसे मनोहर लाल की पोर्टल वाली जो योजनाएं आई थी, जैसे प्रॉपर्टी आईडी हो गया, पीपीपी हो गया, इसका प्रभाव आपको देखने को मिला है कुछ? देखिए, है तो मनोहर लाल जी की जितनी भी योजनाएं हैं वो सुधारवादी योजनाएं हैं, लेकिन उन सुधारवादी योजनाओं को लागू कर देना और उनका क्रियान्वयन कराना, इन दोनों बातों में अंतर है। मनोहर लाल जी ने खूब बढ़िया स्कीम चलाई, जैसे मैं शिक्षक तबादला नीति की बात कर रहा हूँ कि ऑनलाइन शिक्षक तबादला नीति है। हरियाणा में बंसीलाल जी को सबसे कुशल एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। बंसीलाल जैसा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, लेकिन वो भी अध्यापकों के तबादले के लिए ऐसी पॉलिसी नहीं लेकर के आए। मनोहर लाल जी लेकर के आए, वो 80-90% वो शिक्षक तबादला नीति कामयाब है, और शिक्षक उससे अपने व्यक्तिगत कारणों से संतुष्ट ना हो एक अलग बात है, लेकिन तो पोर्टल में भी बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी हैं अगर ट्रांसपेरेंसी होती है, पारदर्शिता होती है। लेकिन हुआ क्या, ये पोर्टल में जितने भी काम हुए कि भी त्रुटि हुई, तो त्रुटि होने का उन्होंने एक कारण पकड़ लिया, फिर वहाँ भ्रष्टाचार पनपा। आप ये लगाइए, फरीदाबाद नगर निगम में 5 ऐसे केस हुए हैं जिसमें प्रॉपर्टी आईडी में 20-20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों कर्मचारी पकड़े गए। वो किया था करप्शन को कम करने के लिए। अब वो किया था करप्शन को कम करने के लिए। अब एक प्रॉपर्टी आईडी में करेक्शन करने के लिए जो पहले 1000 रुपए में हो जाती थी, अब ऑनलाइन होने की वजह से वो 20,000 रुपए की रिश्वत हो गई है। तो उसे हम सरकार का ही फेलियर कहेंगे ना भाई। कहीं आपने इस तरीके की त्रुटि छोड़ दी, कहीं आपने ऐसा नकूना छोड़ दिया कि वो 20-20 हजार रुपए की रिश्वत मांगने लगे। एक गरीब तो लोगों में रिजेंटमेंट है, और जिसका काम नहीं पड़ा प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के, मैं उसकी तो कहता नहीं, लेकिन जिसका काम पड़ा है और एट ए टाइम काम पड़ा है, उसको रिश्वत देनी पड़ी है। और ये बात सरकार भी जानती है, सरकार के पास सीआई। यही कारण है कि धीरे धीरे उसमें कुछ बदलाव की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे उसमें कई जो मनोहर लाल जी के कई सोच रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन नहीं करेंगे तो अब ये समाधान शिविर जो लगाए जा रहे हैं, ये समाधान शिविर पहले लगाए जाते तो हो सकता है कि इतनी रिजेंटमेंट ना होती। कुछ क्षेत्रीय दलों का प्रभाव देखते हैं, इनेलो, जजपा, बसपा, फरीदाबाद में कुछ क्षेत्रीय दलों का प्रभाव दिखता है आपको? देखिए, फरीदाबाद में इनेलो, जजपा, यहाँ तक कि बसपा तक का भी कोई प्रभाव नहीं है। हमारे यहाँ जो सीधी टक्कर होगी वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही होगी, 9 के 9 सीट पर। ऑल ओवर हरियाणा में अगर हम देखें तो आप किसकी संभावना देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस में? देखिए, पूरे हरियाणा में इस समय मैंने कहा ना कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि 5 सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं। 5 सीटें जीतने के बाद जो 5 सीटें भाजपा ने भी जीती हैं, उन सीटों पर भी जो माहौल कांग्रेस के फेवर में बना, उस माहौल से कांग्रेस का कार्यकर्ता तो बहुत ज़्यादा उत्साहित है, उसके अंदर रोमांच है, उसके अंदर उल्लास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 5 सीटें जीत भी ली हैं और 5 सीटें हारी हैं, लेकिन 5 सीटें जीतने का उनके अंदर कोई ऐसा उल्लास नजर नहीं आता। कल का हम केवल इतना कह सकते हैं कि अमित शाह ने उनके अंदर उत्साह, उमंग और उल्लास भरने का काम किया है, लेकिन वो कितना काम करेंगे, क्योंकि एक उल्लास तो वो ये लेकर के आए कि भाई अमित शाह ने हमें प्रोत्साहित किया और अमित शाह हरियाणा के चुनाव को गंभीरता से लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ साथ वो एक बात ये भी लेकर के आए कि अब नायब सिंह सैनी के चेहरे पर हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो वो असमंजस, वो पसोपेश अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में है। तो अगर हम क्लियर लाइन पर बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस भी सरकार बना सकती है। ये ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं इस समय कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। कोई ब्लंडर ना हुआ तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। फरीदाबाद में अगर हम बात करें करण सिंह दलाल और विपुल गोयल के बारे में, आपका क्या कहना है? इन दिनों करण सिंह दलाल भी शायद नाराज चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे?
देखिए, करण सिंह दलाल की नाराजगी इस बात को लेकर के थी कि उनको लोकसभा की टिकट पे वो 2.5 साल से मेहनत कर रहे थे और इस बार उनको टिकट नहीं मिली। तो उनकी नाराजगी किसी और से नहीं, उनकी नाराजगी सीधे सीधे अपने समधी और नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से थी। और वो किसी भी दिन मन जाएंगे, क्योंकि करण सिंह दलाल और भाजपा में जाने की बात चल रही थी उनकी। भारतीय जनता पार्टी में जो जाने की बात है वो केवल अफवाह है। करण सिंह दलाल को भारतीय जनता पार्टी में जाने की कोई, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ रणनीतिकार बहुत गंभीरता से ये सोचने लगे थे कि करण सिंह दलाल को यदि हम राज्यसभा की सीट दे दें तो हम करण सिंह दलाल के बूते पर पलवल जीत सकते हैं, हम हथीन जीत सकते हैं, हम पृथला जीत सकते हैं, हम होडल जीत सकते हैं। क्योंकि करण सिंह दलाल पलवल जिले से लेकर के और फरीदाबाद की पृथला सीट तक बहुत प्रभावी नेता हैं और उनका अपना एक वर्चस्व है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उनका वर्चस्व ठीक 2 गुना हो जाता है। कांग्रेस के साथ हो सकता है कि उनका वर्चस्व इतना ना रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका वर्चस्व 2 गुना हो जाता है। तो करण सिंह दलाल की नाराजगी है, जैसे कुलदीप शर्मा मन गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुलदीप शर्मा को मना लिया। ये एक ही दिन दोनों लोग नाराज हुए थे, जब कुलदीप शर्मा का टिकट कटा और जब करण सिंह दलाल का, तो दोनों ही लोग। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत शांत स्वभाव के आदमी हैं, बहुत राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने पहले कुलदीप शर्मा को मनाया और उन्हें पता थी कि ये रिश्तेदार है और समधी है तो मान जाएंगे। करण सिंह दलाल के सामने और कोई चारा भी नहीं है इस समय, और करण सिंह दलाल को ये आभास भी है कि हरियाणा में आने वाली जो सरकार है वो कांग्रेस की है। तो करण सिंह दलाल सिर्फ अपने कुछ कार्यकर्ताओं को, अपने कुछ साथ जो लगे हुए नेताओं, उनका मान सम्मान चाहते हैं। और करण सिंह दलाल के साथ इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जो यहाँ के कर्णधार थे उन्होंने बहुत अच्छा बर्ताव नहीं किया, इस वजह से वो नाराज थे। वरना तो करण सिंह दलाल ने अपने क्षेत्र में जितना काम उन्हें करना था उन्होंने किया। लेकिन एक मन से काम करना होता है, एक अनमने मन से काम करना होता है, तो वो अनमने मन से काम किया उन्होंने। विपुल गोयल के बारे में बताइए। विपुल गोयल और करण सिंह दलाल में बहुत अंतर है। विपुल गोयल एक जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो देखिए 2019 के चुनाव में जब विपुल गोयल का टिकट काट दिया गया तो उसके बाद या उससे पहले लोकसभा चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर ने विपुल गोयल का साथ नहीं लिया। इस बार भी 2024 के चुनाव में विपुल गोयल का साथ नहीं लिया, लेकिन विपुल गोयल को हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया हुआ है। वो इसलिए बनाया हुआ है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के रणनीतिकार हैं, प्रदेश के नेता हैं, हम ये तो कह सकते थे कि ओम प्रकाश धनखड़ अगर उन्हें अपनी कार्यकारिणी में लेते तो धनखड़ से उनके बेहतर संबंध थे, लेकिन मनोहर लाल के साये में प्रदेश अध्यक्ष बने नायब सिंह सैनी ने जब उन्हें अपनी कार्यकारिणी में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया तो एक मैसेज यही गया कि मनोहर लाल ने उन्हें माफ़ कर दिया और मनोहर लाल अब उन्हें पार्टी की मुख्य धारा में से जोड़ना चाहते हैं। उसका एक कारण ये भी था कि विप्लव देव ये चाहते हैं कि भाई हम इनको टिकट देंगे नहीं देंगे, राव नरवीर हुए या विपुल गोयल हुए, ये एक अलग का विषय है। फिलहाल हम इन लोगों को बुलाएं, इन लोगों को पार्टी की मुख्य धारा के साथ जोड़ें। देखिए, अभी तक विपुल गोयल और कृष्णपाल गुर्जर के आपसी जो संबंध हैं बहुत कटु हैं। एक ही पार्टी में रहते हुए, एक ही जिले में रहते हुए, एक ही लोकसभा क्षेत्र में रहते हुए विपुल गोयल ने कृष्णपाल गुर्जर के सामने टिकट मांगी, बहुत जोर शोर से मांगी, और ये तक हुआ कि हर तीसरा आदमी ये बात कहने लगा था कि कहीं टिकट ना कट जाए कृष्णपाल गुर्जर की और विपुल गोयल को ना मिल जाए। और लोग तो अब चाहे कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीत भी गए हैं, उसके बावजूद भी ये कहने का प्रयास करते हैं कि भाई अगर विपुल गोयल को टिकट मिलता तो हो सकता है कि ये इस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं देती। वो सब हर मुंह की अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन विपुल गोयल को फरीदाबाद में अगर भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से देखें, जैसे हम फरीदाबाद सीट पर कहते हैं कि नरेंद्र गुप्ता बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है इस समय, उनकी व्यक्तिगत एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है और लोगों से वो मिलते जुलते नहीं हैं, तो उन्होंने विपुल गोयल को ज़्यादा याद दिला दिया। विपुल गोयल शोमैन भी रहे हैं, विपुल गोयल हरियाणा के नेता भी रहे हैं, एक तरीके से वैश्यों में उनकी बहुत ज़्यादा पकड़ है, वैसे बरादरी के लोग उन्हें मानते भी हैं, जानते भी हैं। अब देखना ये हुआ विपुल गोयल को अगर टिकट मिलती है तो वो किसी भी सीट से, यहाँ फरीदाबाद में किसी भी सीट से, मेरा मतलब है कि फरीदाबाद से भी जीत सकते हैं, बल्लभगढ़ से भी जीत सकते हैं, और मेरी अपनी व्यक्तिगत अवधारणा तो ये है कि वो पलवल से भी जीत सकते हैं।
लेकिन पार्टी उन पर विश्वास कितना करेगी, टिकट देगी नहीं देगी, या विपुल गोयल के लिए कुछ और सोच रखा है। अभी तो विपुल गोयल पूरी तरीके से शांत हैं, उनका कोई रिएक्शन नहीं है, खासतौर पे लोकसभा चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर की 1,72,000 से जीत होने के बाद। थैंक यू।